हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 6th लेक्चर है ना, कूलम्स लॉ प्रॉब्लम्स का। ठीक है, आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रिंग, है ना। थोड़ी हाई लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे, जो ये एडवांस लेवल की। ठीक है ना, देखो जरा, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ स्ट्रिंग्स, है ना, या फिर पेंडुलम। ठीक है ना, और पेंडुलम। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम करेंगे हमारे सबसे पहले। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, आपको करना क्या है, सबसे पहले पॉज करना है। ठीक है ना, और फिर सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, पढ़ो पहले अच्छे से, फिर सॉल्व करो। ठीक है, अब पॉज करने के बाद यहाँ पे आओ तो देखो जरा, अब ऐसे क्वेश्चन से डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं डरना आपको। देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है, पहले फील कर लो जरा। देखो कैसे फील करते हैं, देखो जरा क्या बोल रहा है। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके की स्ट्रिंग है, हम पहले कई बार कर चुके हैं ना स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या है, Q, M, एक दो चार्जेस हैं, वो इस आइडेंटिकल है ना, सेम चार्ज है, उनमें सेम मास है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, जो उसने गिवन नहीं दी है, सिर्फ उसने लिखा है कि x थी मान के चलो, है ना, वेरिएबल है वो x, बताऊंगा मैं। ये l है, उसने दी हुई है लेंथ। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि भाई इनसे अगर चार्ज लीक होने लगे, चार्ज थोड़ा थोड़ा क्या होने लगे, कम होने लगे, तो देखो ऐसे होंगे, ऐसे हैं, ऐसे। अब चार्ज कम होगा तो क्या करेंगे, अरे भाई ये एक्स क्या करेगा, वेरी करेगा ना। चार्ज जैसे कम होगा ना तो फोर्स कम होगा, तो ऐसे तो क्या करेगा भाई, ये एक्स वेरी करेगा। ठीक है, अब जैसे ये दोनों पास में आएंगे तो इस तरीके से, तो इनका जो एक्स वेरी करेगा, मतलब इनकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, पास आने की जो वेलोसिटी होगी, है ना, वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है ना, अरे वेलोसिटी भी तो आएगी उनमें, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो उसने दे दी है, कितनी दे दी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दे दी है अल्फा अपॉन क्या, रूट एक्स। ठीक है ना, और निकालने के लिए बोल दिया अगर इस वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें जो एक्स वेरिएबल है, ठीक है ना, तो उनका चार्ज किस रेट से डिक्रीज होगा, ठीक है ना, या चार्ज किस रेट से लीक होगा उनमें। ठीक है ना, निकालना है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचोगे आप, देखो जरा। अब हमको कुछ नहीं करना, हमारे पास टेन थीटा की इक्वेशन होती है, अगर नहीं होती मैं दोबारा जल्दी जल्दी बना देता हूँ। ध्यान से देखो, अगर ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो यहाँ पे लगेगा भाई कितना, ये एंगल होगा कितना, थीटा, इधर लगेगी टेंशन, तो ये हो जाएगा कितना, टी साइन थीटा, ऊपर हो जाएगा कितना, टी कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा एम जी, इधर हो जाएगा एफ ई। क्लियर है ना, जब हम इक्वेट कर लेंगे इन दोनों को तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, टी साइन थीटा इक्वल्स टू बन जाएगी क्या बेटा, एक एफ ई, और दूसरी बन जाएगी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या, एम जी। जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो आता है टेन थीटा इक्वल्स टू कितना, एफ ई बाई एम जी। एक क्वेश्चन हमारे पास होती है। ठीक है, क्लियर है ना, ये तो होती है ना हमारे पास इक्वेशन। अब आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अप्रोच करना, ध्यान से देखना। वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, और इस इक्वेशन में एक्स भी होता है कहाँ, एफ ई में, है ना, और क्यू भी होता है कहाँ पे, एफ ई में ही। अरे होता है कि नहीं भाई, तो एक जगह अगर मैं ऐसी इक्वेशन बना लूँ, एक क्यू की और एक्स की, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दूं, तो देखो एक साइड बन जाएगी डी एक्स बाई डी टी, और एक साइड बन जाएगा क्या, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी निकाल लेंगे। समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, देखो भाई कुछ नहीं है। टेन थीटा को लिख लिया मैंने, यहाँ से देखो टेन थीटा लिख लेता हूँ, टेन थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, लगभग लगभग साइन थीटा के, क्योंकि उसने बोला है बेटा, है ना, एक्स इज वेरी वेरी लेस देन है किससे, एल से। ठीक है ना, अगर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन है तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, है ना, और साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो सामने क्या है, सामने क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या हाइपोटेनियस। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, एक्स बाई टू आधा, और ये एल, तो कितना होगा, एक्स बाई टू एल, है ना, ये आ गया हमारे पास टेन थीटा। तो यहाँ पे हमने रख दिया एक्स बाई टू एल, और यहाँ पे एफ ई, तो एफ ई कितना होता है, के ई, है ना, क्यू स्क्वायर के अपॉन में कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच की, मान लिया एक्स है। ठीक है ना, तो कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर हो गई। ठीक है ना, अपॉन में एम जी, तो एम जी जी करते हो। क्लियर है, हमको क्या बनाना है, एक साइड एक्स बनाना है, एक साइड क्यू बनाना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि दो डी एक्स बाई डी टी के बने और डी क्यू बाई डी टी निकालना है, निकल जाएगा। तो देखो इधर एक्स को इधर ले जाओ तो हो जाएगा एक्स की पावर 3,
और 2l को इधर ले जाओ तो हो जाएगा के ई क्यू स्क्वायर 2l के अपॉन में एम जी। चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसमें के की वैल्यू भी रख दो तो कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2l के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। और अगर सॉल्व करना है इसको काट दो तो हो जाएगा एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर एल के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। क्लियर है कि नहीं है? ये आ गया हमारे पास एक्स क्यू। अब क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है हमको। क्यों डिफ्रेंशिएट करना है? क्योंकि एक साइड डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा, एक साइड क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, जो कि गिवन है। तो कितना हो गया है डी एक्स बाई, इसका टी के रेस्पेक्ट में करो हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा फिर डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है ना। और ऐसे यहाँ पे l के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी ज्यों का त्यों मैंने रखा, और क्यू नहीं है भाई, यहाँ पे क्या है क्यू स्क्वायर है ना। तो कितना हो जाएगा 2q और डी क्यू बाई डी टी। तो हमको डी क्यू बाई डी टी चाहिए, डी क्यू बाई डी टी चाहिए, तो डी क्यू बाई डी टी तक हमको कितना मिल गया, इसकी वैल्यू हमको गिवन है कितनी है, पहले इसको रख देते हैं वैल्यू, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा बाई रूट एक्स, है ना, डी एक्स बाई डी टी यानी v की वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा l के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी और 2q डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना भाई इतना? ओके। तो डी क्यू बाई डी टी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से। तो डी क्यू बाई डी टी निकाला तो इस पूरे को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, देखो पहले इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1/2 माइनस होगा, कितना बचेगा 3x की पावर 3/2 बचेगा, ठीक है ना। और अल्फा ज्यों कहते हूँ। अब इस पूरे को उधर ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल के अपॉन में, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे नीचे, कितना 2q। कोई दिक्कत? और एक और आ जाएगा नीचे क्या l, है ना। ये l कहाँ पे आ गया इधर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी था अकेले ना, l नीचे आ गया। कुछ देखना गलत तो नहीं किया, l के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी 2q डी क्यू बाई डी टी, है ना। l के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर कहाँ गया, अच्छा क्यू स्क्वायर का 2q डी क्यू बाई डी टी बन गया, तो ये 2q नीचे आ गया, ठीक है ना। ओके। अब अगर हमको इसको अगर ध्यान से देखें, है ना, डी क्यू बाई डी टी हमको क्या करना है, डी क्यू बाई डी टी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखें x गिवन नहीं है, x तो क्या है वेरिएबल है, तो x की वैल्यू कहाँ से निकालना है, देखो ये है x क्यूब की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू है तो x की पावर 3/2, तो क्या कर दो सिर्फ, अरे x क्यूब है ना, तो इसमें ऊपर नीचे सॉरी अगर इसमें मैं क्या कर दूँ, इसका अंडर रूट ले लूँ तो क्या बन जाएगा, x पावर 3/2 बन जाएगा ना। तो x की पावर 3/2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितनी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर एल के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। क्लियर है ना, रख देता हूँ मैं वहाँ पे डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू अल्फा को मैं ज्यों का 3 अल्फा ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ, 2 भी मैं ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इस पूरी टर्म को मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर है। अरे भाई 3 अल्फा बाई 2 आ गया यहाँ पे, अब बचा क्यू एल और ये वाला टर्म, है ना, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ, है ना। एक्स की पावर 3/2 की वैल्यू रख देता हूँ मैं, देखो पहले कितनी हो गई, क्यू स्क्वायर एल के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। क्लियर है कि नहीं। और अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू, सॉरी ये वाले को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एम जी, अरे हो जाएगा कि नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर के अपॉन में क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अरे इस पूरे को मैं अंडर रूट के अंदर ले गया, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, एक एल से एक एल कट गया, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट एम जी से एक एप्सिलॉन नॉट एक एम एक जी कट गया, एक पाई से एक पाई कट गया, 2 से 4 कट गया तो 2 बचा। तो ध्यान से देखो बचा क्या क्या डी क्यू बाई डी टी में 3 अल्फा बाई 2 जो कहते हूँ, अंडर रूट के अंदर कितना बचा, क्यू स्क्वायर पूरा का पूरा कट चुका है, एल यहाँ पे नहीं है नीचे है, ठीक है ना। और यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू ही गायब हो चुकी है। ऊपर क्या बचा है सिर्फ 2, एक पाई बचा है, एक एप्सिलॉन नॉट बचा है, एक एम बचा है, एक जी बचा है, और नीचे क्या बचा है, क्यू स्क्वायर पूरा कट गया, एक एल बचा है। तो दिस इज द डी क्यू बाई डी टी। देखो जो चीज़ें गिवन है, अल्फा गिवन है, एम गिवन है, एल गिवन है, उन्हीं के टर्म में आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो समझ आया मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया भाई, अरे समझे कि नहीं भाई। तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, ठीक है ना। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपका कहाँ पे, बोर्ड पे देखो वहाँ पे, ठीक है ना।
मैंने आपसे बोला था एक क्वेश्चन में आपको ऐसा कराऊंगा किस तरीके का जिसमें चार्ज अलग होगा, ठीक है ना। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो इसमें चार्ज भी अलग है, लेंथ भी अलग है, थीटा भी अलग है, ठीक है। पॉज करो, समझो क्वेश्चंस को, ट्राई करो, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर देखो जरा, ठीक है ना। ट्राई करने के बाद देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका हम कर रहे हैं। क्या है, बोल रहा है कि भाई इस तरीके से, क्या उसने वही की वही स्ट्रिंग दे दी है इस तरीके से, बट इस बार क्या लेंथ भी अलग दे दी है दोनों स्ट्रिंग की। दोनों स्ट्रिंग की लेंथ अलग अलग है, ये L1 है, ये L2 है, बट क्या बोल रहा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है ना। ये वाला एंगल है θ1, ये वाला एंगल है क्या θ2, और इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है क्या Q, है ना। सब कुछ अलग अलग दे दिया उसने, बट दोनों का क्या अलग है, हॉरिजॉन्टल लेवल कैसा है, सेम है। मतलब इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना। इधर एफ ही लगेगा, इधर क्या लगेगा भाई T cos θ1 लगेगा, और इधर क्या लगेगा M1G लगेगा। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। तो बस लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, देखो जरा, अगर मैं इसमें क्या लिख लूँ tan θ1, अगर इसका लिख लूँ पहले इसके लिए, तो tan θ1 इक्वल्स टू क्या लिख पाऊंगा मैं, एफ ई के अपॉन में इसका मास कितना दिया उसने 2m दिया है, तो 2mg। ऐसे इसके लिए क्या लिख पाऊंगा मैं, tan θ2 इक्वल्स टू क्या लिख पाऊंगा, एफ ई के अपॉन में क्या mg। क्लियर है ना, इतना तो हम लिख लेंगे भाई। अरे इसका मास m दिया, इसका 2m दिया है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करें भाई, इसमें कुछ तो दिया नहीं है उसने, और बोल रहा है कि एफ ई बताओ, है ना। क्लियर है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हमको पता है हमने दो चीजें निकालनी, tan θ1 एंड tan θ2। अगर वो हमको दे देता, क्या दे देता मतलब, बेटा कर देता tan θ1 प्लस tan θ2 दे देता, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता, दोनों को ऐड कर देते, ठीक है ना, उसकी वैल्यू रख देता। बट ये भी नहीं दिया उसने, क्या दिया, उसने दिया हमको tan θ1 प्लस θ2, ये दिया है कितना 45 डिग्री। समझ आ रहा है, यानी कितना दिया है 1 दिया। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं tan θ1 प्लस tan θ2 का, किसके टर्म में, tan θ1 एंड tan θ2 के टर्म में, जो कि हमको गिवन है भाई ये सब चीजें। तो समझे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज होगा, आगे हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखो जरा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है tan θ1 प्लस θ2 का, इसका फॉर्मूला होता है बेटा कितना, बोलो, tan θ1 प्लस tan θ2 के अपॉन में 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। क्लियर है ना, बस इसको सॉल्व कर लो। ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 1 दी हुई है। अब tan θ1 कितना है, एफ ई के अपॉन में 2mg है, और ये वाला कितना है, एफ ई के अपॉन में कितना बेटा mg है, और ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ई के अपॉन में 2mg इंटू एफ ई के अपॉन में कितना mg। अब क्या करूँ मैं इसमें, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 जो होगा लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया कितना, एलसीएम लूंगा तो 2mg आएगा, तो हो जाएगा 3 fe के अपॉन में कितना 2mg हो जाएगा बेटा ये। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2mg और mg, तो 2m स्क्वायर g स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस का fe स्क्वायर बचेगा किधर, इधर। क्लियर है कि नहीं, अरे fe स्क्वायर के अपॉन में कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर g स्क्वायर, ठीक है ना। तो इससे a गया, इससे a गया, ठीक है ना, और इस 2 से a भी गया। क्लियर है ना। तो अब ये वाले टर्म को इधर ले जाओ, कितना a वाला टर्म यहाँ से, a वाला टर्म इधर चला जाएगा, तो कितना बचेगा देखो जरा, इधर मैं लिख रहा हूँ 2m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस fe स्क्वायर के अपॉन में mg इक्वल्स टू कितना 3fe। क्लियर है, कितना हो गया 3fe। इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, सॉल्व ही करना, अब कुछ नहीं है उसमें, देखना कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। 2m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस fe स्क्वायर का अपॉन में mg इक्वल्स टू कितना हो गया 3fe, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से देखो भाई कितना हो गया 2 fe स्क्वायर को उस साइड ले जाओ, तो बेटा fe स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा प्लस का 3fe या 3mg fe, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 2m स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमको आता है, एफ ई के टर्म में सॉल्व कर लो, तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का बी की वैल्यू ये है 3mg प्लस माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर, मतलब कितना 9m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 1, और सी कितना है 2m स्क्वायर जी स्क्वायर के अपॉन में 2a, मतलब कितना 2 इंटू 1, और यहाँ पे माइनस का साइन है ना, इसमें माइनस का साइन हम भूल गए।
तो एफ ई कितना होगा माइनस का 3mg प्लस माइनस, और ये हो जाएगा कितना 9m² g², ये हो जाएगा प्लस का 4m², सॉरी 8m² g², तो 17m² g² के अपॉन में 2 है ना। अब इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, इसमें से mg बाहर आ जाएगा, तो mg पूरे में से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे बचा -3 प्लस माइनस √17 के अपॉन में कितना 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, √17 किससे बड़ा है, 4 से भी ज़्यादा है ना। तो मतलब हमको पता है कि एफ ई के हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं भाई, साइन तो हमको पता है कहाँ लगेगा, अगर सेम चार्ज है तो रिपेल ही करेंगे, वो तो हमको पता है। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, तो कौन सी वाली वैल्यू प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे तब ये पूरी पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो प्लस अकेला ले रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा आंसर mg √17 -3 के अपॉन में कितना, ये आ गया हमारा आंसर। अरे भाई निकाल पाए ना, m तो गिवन था ना, उन्हीं चीज़ों के टर्म्स में आपको आंसर निकालना होता है जो गिवन होता है, ठीक है, समझे कि नहीं भाई। अब देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन 3, ठीक है ना। ठीक है ना, तो देखो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, ठीक है ना, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो। बोल रहा है कि दो इस तरीके से क्या है, दो इस तरीके से स्ट्रिंग है। पहले आप पॉज करके पहले फील वील कर लो जो करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो जरा बेटा, है ना, ये फिर आपका जैसे हो जाए, ये आप ट्राई कर लो जो भी आपसे अगर बन सकता है तो, ठीक है ना। देखो इस तरीके से स्ट्रिंग दी हुई है भाई इनिशियली, और बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है, एक चार्ज है ना, एक यहाँ पे चार्ज मास है m, एक यहाँ पे चार्ज मास है m, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है उसने, a दी हुई है ना, a है, क्लियर है ना। इस तरीके की सिचुएशन दी है ना, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, q, m के, ठीक है ना, और दोनों के बीच की डिस्टेंस a है, इस तरीके से, है ना। अब आपका आता है फील करने वाली बात, ठीक है। अब देखो फील कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर फील कर लिया तो क्वेश्चन हो गया पूरा, ठीक है ना। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में, सोचो। अब बोल रहा है कि एक डिस्चार्ज हो गया, ऐसे थे, एक डिस्चार्ज हो गया, ये वाला जैसे ये वाला क्या होगा, डिस्चार्ज कर दिया पूरा, तो कैसे जाएंगे, अरे डिस्चार्ज हो गया ना, फिर दोबारा से नहीं समझे अभी क्या हुआ दोबारा से, अरे भाई चार्ज खत्म हो गया, इसका चार्ज खत्म हो गया ना, अब दोनों कहाँ आएंगे, मतलब चार्ज खत्म हो गया तो फोर्स तो लगेगा नहीं, तो आ जाएंगे वापस। लेकिन यहाँ पे आके क्या होगा, कांटेक्ट होगा तो फिर दोबारा से क्या होगा, चार्जिंग होगी। समझ आ रहा है, अरे दोनों चार्ज हो गए ना, अब चार्ज आइडेंटिकल है ना, और कंडक्टर के भी हैं, तो चार्जिंग हो गई, कंडक्टर के हैं, और दूसरा आइडेंटिकल है, तो कितना चार्ज कितने इसमें चला जाएगा, Q/2 इसमें चला जाएगा, Q/2 इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। अरे समझ आया कि नहीं आया, ये तो फील। अब देखो जरा, तो इनिशियल सिचुएशन, अब इनिशियल सिचुएशन में, ठीक है ना, अगर मैं बोलूं tan थीटा आपने लिखा है ना, इनिशियल सिचुएशन के लिए आपने लिखा tan थीटा 1 इक्वल्स टू क्या, एफ ई के अपॉन में कितना बेटा, mg। अब एफ ई कितना होता है, के ई Q², अरे होता है कि नहीं, के अपॉन में कितना, a² mg, क्लियर है कि नहीं। ये आ गया आपका tan थीटा 1। अच्छा, अब tan थीटा 1 की भी यहाँ से आप वैल्यू रख दो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस दी हुई है उसने l, ए वाली लेंथ दी है l, ठीक है ना, क्लियर है ना। अरे ये पूरी है कितनी, a है, तो ये कितनी हो जाएगी, a/2। तो अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, फिर से उसने बोला हुआ है कि भाई l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा 1 इक्वल्स टू sin थीटा 1 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ बेटा, a/2l, क्लियर है ना। अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, ओके। तो इसको यहाँ पे रख दूं अगर मैं, तो कितना होगा, a/2l इक्वल्स टू हो गया के ई Q² के अपॉन में a² mg, हो गया है कि नहीं भाई, अरे हुआ कि नहीं, ओके। अब अगर मैं बोलूँ किसकी फाइनल सिचुएशन की बात करूँ, फाइनल सिचुएशन में क्या है भाई, स्ट्रिंग है, बट दोनों दूर भी गए बट डिस्टेंस कितनी बोली है उसने, b हो गई है ना, और ये थीटा 1 कितना, ये थीटा 2 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ tan थीटा 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, sin थीटा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा b/ कितना, अरे a/2l हुआ था, b/ कितना हो गया 2l, ये लेंथ l है। तो और हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 के वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, f e/mg, और f e कितना हो जाएगा
के ई क्यू स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर एम जी। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो इसकी वैल्यू रख दो, तो बी वाई कितना 2l इक्वल्स टू के ई क्यू स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर एम जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूँ? के ई क्यू स्क्वायर एम जी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखो यहाँ से कितनी आ गई, के ई क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू आ गई बेटा ए क्यू बाई 2l। ठीक है, रख दें यहाँ पे रख देते हैं इसको। तो बी बाई 2l इक्वल्स टू हो गया कितना बेटा 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो ज्यों कहते हुए और ये वाली वैल्यू आ गई ए क्यू बाई कितना 2l। 2l से 2l कट गया, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने? अच्छा, यहाँ पे बेटा हम एक चीज रखना भूल गए, अरे क्यू नहीं था, कितना चार्ज हो गया था, क्यू बाई 2 हो गया था भाई। कितना चार्ज हो गया था, क्यू बाई 2 है ना, क्यू बाई 2 का होल स्क्वायर था ये। ठीक है ना, तो क्यू स्क्वायर बाई कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई हाँ, अब यहाँ पे देखो दोबारा से कर देता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू उठा कर रखूंगा मैं यहाँ पे, तो होगा बी बाई 2l ज्यों का त्यों और इक्वल्स टू में 1 के अपॉन में 4b स्क्वायर ज्यों का त्यों बेटा। अब इसकी वैल्यू ए क्यू बाई कितना 2l, तो 2l से 2l कट गया, तो यहाँ पे हो गया 4b क्यू और यहाँ पे हो गया ए क्यू। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर बी क्यू इक्वल्स टू आ गया ए क्यू बाई 4। ठीक है ना, और b इक्वल्स टू हो गया कितना, b इक्वल्स टू हो गया a और 4 की पावर कितना 1/3। ठीक है ना, और इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू हो गया a के अपॉन में 2 की पावर, अरे 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 2/3। समझे कि नहीं? तो दिस इज द आंसर। ठीक है ना, ध्यान रखना ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स मेरे से होती है कभी कभी। ठीक है ना, मैं नहीं समझाया तुमको, मैं ही भूल गया। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसका। ठीक है ना, देखो इधर स्ट्रिंग प्रॉब्लम पे लास्ट क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है ना, स्ट्रिंग प्रॉब्लम पे लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, क्या, लामीज थ्योरम। ठीक है ना, क्योंकि इस पे वेस्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी बनते नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि लामीज थ्योरम बेटा एक ऐसी थ्योरम है कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस को क्या कर देगी, बहुत ही आसान कर देगी। ठीक है ना, तो वही देख लेते हैं हम। देखो जरा, लामीज थ्योरम ये आपने पढ़ी होगी शायद वेक्टर में या फिर काइनेमेटिक्स में या फिर फोर्स में कहीं आपको पढ़ाई गई होगी। ठीक है ना, देखो जरा, लामीज थ्योरम क्या बोलती है बेटा ये थ्योरम, अगर किसी बॉडी पे, जैसे मान के चलो ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है F1, एक इधर लग रहा है, मान के चलो इधर की साइड लग रहा है F2, एक इधर की साइड लग रहा है क्या F3। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है हमको, ये वाला एंगल दिया हुआ है क्या, ये इसके F1 के सामने वाला θ1, F2 के सामने वाला मान के चलो θ2 और F3 के सामने वाला क्या θ3, है ना, क्लियर है ना। तो बेटा ये थ्योरम क्या बोलती है, देखो ध्यान से, अगर देखना है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अगर कितना हो 0, मतलब ये वाला जो बॉडी है ना, मीन्स क्या है, इसका मीन्स है बॉडी किस में हो, मीन्स इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, अगर इन तीनों फोर्सेस का सम 0 इस बॉडी पे लगने वाला है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, तो है ना, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम देखो क्या होता है बेटा, F1 के अपॉन में साइन ऑफ उसके सामने वाला एंगल लेना है, ये F1 है ना, उसके सामने वाला साइन θ1 इक्वल्स टू F2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन θ2 और F3 के अपॉन में आ जाएगा क्या, साइन θ3। दिस इज द थ्योरम। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको क्या करना है, याद रखनी है। इस क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, जब भी इक्विलिब्रियम में होगा ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी इस थ्योरम से। ठीक है ना, देखो जल्दी जल्दी हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बेटा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, देखो वहां पे
क्वेश्चन नंबर 4, फिर से नहीं डरना बिल्कुल। बोल रहा है कि भाई इस तरीके से क्या है, कोई वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है ना। यहां से एक स्ट्रिंग को उसने कितनी एल लेंथ की एक स्ट्रिंग है, उससे एक बॉल या मास को इस तरीके से या चार्ज को इस तरीके से क्या किया हुआ है उसने, है ना, बांधा हुआ है ना। ये चार्ज है कैपिटल क्यू, क्लियर है ना। अब बोल रहा है कि यहां से कितने नीचे, थोड़ा और इधर मान लो क्यू। अब यहां से बोल रहा है कितने नीचे, यहां से कितने नीचे, एल लेंथ नीचे ही, इसकी लेंथ भी एल है, ठीक है ना ये। और यहां से कितनी एल लेंथ नीचे, एक और चार्ज है क्या, स्मॉल क्यू, ठीक है ना, एक और चार्ज है स्मॉल क्यू, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ये वाला चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये एंगल बताओ, ये एंगल मान लो थीटा, ये थीटा क्या करना है, फाइंड करना है। बोला ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो पहले फील कर लो भाई इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, क्योंकि इस पे दो कितने फोर्स लग रहे होंगे, टोटल 3 फोर्स लग रहे होंगे, इसका मास भी दिया है कितना m, तो नीचे लग रहा होगा इसमें कितना mg। अब इसमें देखो इधर से क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा कितना ke q के अपॉन में कितना इस डिस्टेंस को मान लो r, तो कितना लग रहा होगा r स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना। और एक इधर लग रही होगी क्या, टेंशन। तो ये 3 फोर्स लग रहे हैं, हमको क्या लगा देंगे, सिंपल लांबी थ्योरम लगा देंगे और एक थीटा निकाल लेंगे। थीटा निकालने के लिए बोला, और मान के चलो थीटा नहीं पूछता, वो टेंशन पूछता, तो टेंशन भी निकाल देते, फिर तो और भी आसान हो जाता, ठीक है। तो दोनों ही निकाल देते हैं, टेंशन भी निकाल देते हैं, थीटा भी निकाल देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब इसमें देखो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के जाओगे, इधर इधर कंपोनेंट लोगे, इसके कंपोनेंट लोगे, तो फिर भाई क्या होगा, बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किससे करना है आपको, लामिस थ्योरम से करना है। जब भी आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिखे और 3 फोर्सेस लग रहे हो, तो क्या फाइंड करने की कोशिश करो, इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, और इसके सामने वाला एंगल ये फाइंड करने की कोशिश करो, और क्या लगा दो, लामिस थ्योरम लगा दो, ठीक है। तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इस वाले एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया क्या बेटा, अल्फा मान लिया, इस वाले एंगल को अल्फा, ठीक है, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल अल्फा है ना, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल। अब कैसे अल्फा होगा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये लेंथ एल है, ये लेंथ भी कितना एल है, ये इस तरीके से, ये दोनों साइड्स क्या है, ये वाली अगर ऐसे देखो एल एल है ना, तो ये वाले दोनों थीटा क्या होंगे, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या होगा, अरे सेम होगा ना। ये वाला अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी क्या होगा भाई, अल्फा ही होगा। देखो ऐसे देखो इधर से, ठीक है ना, तो ये अल्फा है तो ये वाला भी कितना हो गया, अल्फा हो गया, क्लियर है ना। ओके, अब मैं यहाँ पे गुचड़ुम पुचड़ुम से बचने के लिए इनको थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, ठीक है ना, सबको हटा दिया, आप लोग लिख लेना है ना। अब ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टल बना लिया मैंने, ठीक है ना, ये वर्टिकल बना लिया मैंने, ठीक है ना। हमको क्या ये वाले एंगल निकालने हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, है ना। फिर लगा देंगे, थ्योरम लगा देंगे, बहुत आसान है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, चार्ज उसने दिए, ये वाला कैपिटल क्यू वाला। अब ध्यान से देखना इधर, अब ये वाला एंगल अल्फा हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला देखो, ये वाला हो गया भाई थीटा। अरे हुआ कि नहीं भाई। अब देखो ये वाली लाइन पे वर्टिकल के साथ एंगल, ये वाली लाइन पे वर्टिकल के साथ एंगल, ये वाला एंगल हो गया क्या, अल्फा। हुआ कि नहीं भाई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं, हाँ, अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो ध्यान से देखना ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इधर वाला थीटा होगा, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ वाला देखो, ये वाला एंगल, ये अल्फा होगा, ये तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो गया इधर, अल्फा, ठीक है ना। अरे ये यहाँ से ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा, तो ये वाला पूरा एंगल हमको मिल गया कितना, ये मिल गया हमको 2 अल्फा, ठीक है कि नहीं। ये वाला पूरा हमको मिल गया कितना, 2 अल्फा, यही तो चाहिए था एम जी और टी के बीच का। और ये वाला भी मिल गया हमको कितना, थीटा प्लस अल्फा, ये वाला भी कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, थीटा, और ये वाला एंगल है ये वाला अल्फा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा अल्फा। तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल भी हमको मिल गया कितना, थीटा प्लस अल्फा, तो ये वाला भी कितना हो गया, ऊपर वाला थीटा प्लस अल्फा। तो हमको मिल गया भाई, ये वाला एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा, ये वाला हो गया 2 अल्फा और ये वाला हो गया थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब देखो इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से मैं अल्फा और थीटा में रिलेशन निकाल सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। देखो कैसे, तो थीटा प्लस 2 अल्फा कितना है, 180 है, थीटा प्लस 2 अल्फा कितना है, 180 है, ठीक है ना। ये फिर इसको क्या लिख दूँ, पाई लिख दूँ।
तो 2 अल्फा इक्वल्स टू हो गया कितना पाई माइनस थीटा, और अल्फा इक्वल्स टू हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। हो गया कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो गया पाई, इसकी जगह रखूंगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 अल्फा की जगह, और प्लस थीटा, तो हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ऐसे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा प्लस अल्फा ही है, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। अब ये वाला एंगल है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स हो जाएगा कितना, ये वाला पाई माइनस थीटा। तो ये हमको तीनों एंगल मिल गए। अब क्या लगा देते हैं हम, थ्योरम लगा देते हैं। कौन सी? लामीज थ्योरम। तो ध्यान से देखना, इस तरीके से सिस्टम है हमारा, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। इधर की साइड है एफ ई, इधर की साइड है कितना टी, और इधर की साइड है एम जी। ये वाला एंगल हमको मिल चुका है कितना, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल भी हमको मिल चुका है कितना, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल हमको मिल चुका है पाई माइनस थीटा। तो बस लामीज थ्योरम अब लगा देते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँ, इसको रफ कर दूँ क्या? इसको अभी रफ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इस डायग्राम की। तो ध्यान से देखना क्या बना, टी के अपॉन में, टी के सामने वाला एंगल क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। और यहाँ पे किसके, एम जी के अपॉन में सामने वाला एंगल क्या है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, अब क्या बचा हमारा एफ ई। तो एफ ई के सामने वाला एंगल कितना है, साइन पाई माइनस थीटा। क्लियर है ना? अब यहाँ से अगर उसने टेंशन निकालने के लिए बोला होता, बोला नहीं, अगर बोला होता तो देखो जल्दी से निकल जाती। इन दोनों को हम इक्वल रख देते तो इसे कट जाता, टेंशन आ जाती डायरेक्ट, किसके बराबर, एम जी के बराबर। ठीक है, लेकिन उसने बोला नहीं। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है क्या निकालने के लिए, हमसे थीटा निकालने के लिए, है ना। तो हम किन दोनों, इसमें तो टेंशन एक अननोन ज़्यादा है, इन दोनों को उठा के रख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको यहीं लिख देता हूँ मैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखना, एम जी के अपॉन में साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, साइन 90 है ना। तो क्या है, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 90 मतलब चेंज होगा, चेंज होगा कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ई। फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, बट इस बार चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है ना? तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करते हैं, एफ ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एफ ई की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं कहाँ, इधर, इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। एम जी के अपॉन में कितना आ गया बेटा, कॉस थीटा। अच्छा, एफ ई की वैल्यू देखो कितनी है, पहले एफ ई की वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है, के ई क्यू, क्यू के अपॉन में कितना, आर स्क्वायर। बट आर नहीं है हमारे पास, हमें तो सिर्फ क्या गिवन है, एल गिवन है। तो मैं आर निकाल रहा हूँ किसके टर्म्स में, एल के टर्म्स में। तो ध्यान से देखना, इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दूँ सी, इसको नाम दे दूँ डी। तो ये ट्राइंगल देखो, ए बी सी को सॉल्व कर रहा हूँ, और फिर मैं बी सी डी को सॉल्व कर रहा हूँ, बी डी सी को, इन दोनों को, ए वाले को और ए वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखना ये एंगल 90 बन गया है ना। अब यहाँ से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं साइन थीटा बताओ मुझे इस वाले ट्राइंगल से, साइन थीटा इस वाले से, तो आप बोलोगे कितना, इसको मान लो x, इस वाले डिस्टेंस को, तो कितना होगा x के अपॉन में l। अगर मैं यहाँ से बोलूँ क्या, मुझे साइन अल्फा बताओ, यहाँ से बोलूँ मैं, मुझे क्या बताओ, साइन अल्फा, तो आप बोलोगे x के अपॉन में कितना, r, x के अपॉन में कितना, r। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कितना, साइन r, है ना, एक्स बाई एल इंटू आर वाई कितना, एक्स, कट गया। तो यहाँ से आर आ गया मेरा कितना, एल। अच्छा, ये कितना आ गया, साइन अल्फा है ना, एल साइन थीटा, और साइन अल्फा की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये बन गया कितना बेटा, एल साइन थीटा, और यहाँ पर बन गया कितना, साइन कितना, कॉस थीटा बाई 2 है ना। अब ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका हो जाएगा कितना, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, इनमें किसका डिवाइड हो जाता है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये प्रॉपर्टी है बेटा मैथमेटिक्स की, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने रख दिया, कितना हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, कट गया। तो कितनी आ गई, 2l साइन थीटा बाई 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, आराम से पूरा नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, है ना, इस डायग्राम को मुझे रफ करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत कुछ लिखना है मुझे। ठीक है ना, देखो, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई। अब दोनों इक्वेशन दोनों को उठा के रख लेता हूँ मैं, एम जी कॉस थीटा बाई 2, और इधर लिखता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी जगह बच जाए, दिख रहा है ना, एम जी के अपॉन में कितना, कॉस थीटा बाई 2
और एफ ई की वैल्यू मैं रखता हूँ कितनी, के ई क्यू क्यू, के ई क्यू क्यू, अरे अलग अलग चार्ज है, अपॉन में कितना आर, आर की वैल्यू कितनी है, तो हो गया 4 L² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे ये वैल्यू रख दी। और क्या साइन थीटा है पहले से ही एक, तो वैसा का वैसा साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, के की वैल्यू भी रख देता हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 के अपॉन में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है कि इसके cos थीटा बाई 2 को काटना है, तो फिर साइन थीटा की मैं वैल्यू रख दूंगा, देखो अभी रखी थी हमने थोड़ी देर पहले, तो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पे हो गया क्यू क्यू, ये हो गया कितना 4 से 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 16 L² पाई एप्सिलॉन नॉट, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ज्यों का त्यों इसको लिख दिया फिर से मैंने, कितना साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट गया, तो अब ध्यान से देखो ये हो गया साइन क्यू थीटा बाई 2, इसको इधर ले जाओ, बाकी सबको उस साइड ले जाओ, तो देखो क्या बन गया साइन क्यू थीटा बाई 2, है ना, कितना हो गया बेटा साइन क्यूब थीटा बाई 2, ये इसको इधर ले गया, तो इधर हो गया कितना क्यू क्यू, है ना, और ये हो गया 16 L² पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। कोई दिक्कत, देखो मैंने क्या किया है, इस साइन क्यू थीटा बाई 2 को साइन क्यू थीटा बाई 2 हो गया ना, इधर ले गया, तो 16 L² पाई एप्सिलॉन नॉट ज्यों का त्यों कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कट गया, एम जी को नीचे ले आया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ध्यान से देखो, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ठीक है ना, और साइन इनवर्स उस साइड, अरे हो जाएगी कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया पहले साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू लिखता हूँ, तो हो जाएगा क्यू क्यू के अपॉन में 16 L² पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर कितना हो गया 1/3। अब साइन को उस साइड लेके जाऊंगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स, तो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो गया कितना साइन इनवर्स क्यू क्यू के अपॉन में 16 L² पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3। अब इस 2 को भी इधर ले जाओ तो इधर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो दिस इज द थीटा, है ना। तो आपको अजीब सजीब आंसर लग रहे होंगे, लेकिन हमको यही तो सॉल्व करना सीखना है, जेई एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्लियर है ना बेटा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज और चार्जेस, जो आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपने कोलिजन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ध्यान से देखना, कहाँ गए डस्टर, कहाँ चाहिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। या एक और नाम से भी जानते हैं किसी किसी क्वेश्चन में उसको, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आईएमपी है बेटा, है ना। कई जगह क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना, आपने किए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो फिर यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड विथ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस या बॉडीज, बात एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे चार्जेस लिख रहे हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं कहीं कहीं पे क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब अप्रोच हो रही होगी तो इसको ये बोलने लगेंगे, एक ही बात है ना, लगभग। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, पॉज करके भाई ट्राई करना है, कर लो। आपको जो भी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है ये वाला, और ये कैसा है फिक्स्ड है, इससे, है ना, कितनी डिस्टेंस दी हुई है उसने, कितनी डिस्टेंस दी हुई है, आर डिस्टेंस है ना, ये आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज है क्या, प्लस का 2q, और ए इसकी वेलोसिटी आपको इधर की साइड दी हुई है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे। वेलोसिटी क्या है, v नहीं दी उसने, v मान लिया हमने, v वेलोसिटी जा रहा है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है ना। तो अब आपको करना है फील्ड क्वेश्चन को, है ना, क्या पूछा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, क्या आर होगा क्या, तो हमें नहीं पता, तो हम ध्यान से देखेंगे तो अब दो सिचुएशन होंगी। देखो ये वाला इधर जाने की कोशिश करेगा और ये वाला फिक्स्ड चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स भी लगाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जैसे इधर जाने की कोशिश करेगा, ये वाला फोर्स भी लगाएगा, ठीक है ना।
ये इस पे फोर्स भी लगाएगा इधर की साइड, ठीक है ना। ये अगर यहाँ पे होगा तो इधर की साइड, यहाँ पे होगा तो इधर की साइड, यहाँ पे होगा तो इधर की साइड, अरे लगाएगा कि नहीं। और ये वाला देखो, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर थी, ये वाली थोड़ी पास आ गई। तो जब कुछ कुल मिला के अगर मैं इसको सही से डायग्राम बनाऊँ तो कुल मिला के मान के चलो कुछ इस तरीके से जाने की कोशिश कर रहा होगा, इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। वो रैंडमली मैंने कोई भी डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, मुझे नहीं पता किस तरीके से डायग्राम आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अब आपको दिमाग लगाना है पहली चीज क्या, अब इसको सॉल्व कैसे करना, क्लियर है, क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो जनरली बच्चा किससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको हम किससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत जानते हैं कि भाई ये वाला इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, ऐसा है। बट ये तो पहले से ही रेस्ट में, ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर मैं इस पे बोलूँ तो इस पे नेट फोर्स 0 है क्या, इस वाले पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 है क्या, तो आंसर है नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना। mg की तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, स्पेस में पूरा सिस्टम, कहाँ पे है, स्पेस में है ना पूरा सिस्टम, तो एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो एक इक्विलिब्रियम में नहीं है, इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, मतलब इसका मोमेंटम कंजर्व तो नहीं रहेगा भाई, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का चांस ही चला गया भाई। अब कैसे करोगे, अब सोचो, ठीक है ना, अब कैसे करेंगे। हाँ, तो अब एक चीज देखो ध्यान से, मान के चलो ये इस पॉइंट पे होगा, जब इस पॉइंट पे है, जब इस पॉइंट पे, ठीक है ना, क्लियर है ना, जब इस पॉइंट पे होगा तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ध्यान से देखना, फोर्स लग रहा होगा इधर, है ना। और टॉर्क निकालने के लिए आर क्या होती है, तो ध्यान से देखना, इसके इस ए एक्सिस है मान के चलो, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क देखूं तो ये वाले हो जाएगा क्या, आर वेक्टर हो जाएगा, और ये एफ वेक्टर, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर में कितना एंगल हो गया भाई, 0। अगर ऐसे ही देखो जब इस पॉइंट पे है तो फोर्स कहाँ लगेगा, ध्यान से देखो इधर, अरे लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। और ये हो गया अब क्या, ये वाला हो गया नया आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर की डायरेक्शन वही है और एफ वेक्टर की डायरेक्शन वही है, तो साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा कितना हो गया, साइन 0 कितना हो गया, 0 हो गया पूरा। मतलब टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क ऑन 2q अबाउट किसके बेटा, अबाउट q कितना है, 0 है, अरे है कि नहीं। अगर टॉर्क क्या है 2q पे 0 है, ठीक है ना, अगर टॉर्क क्या है 2q पे 0 है, इसका मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इट मींस एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2q विल रिमेन कंजर्व, रहेगा कि नहीं भाई, क्योंकि टॉर्क तो उस पर 0 है। अब तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दो सबसे पहले, एंगुलर मोमेंटम एल आई इक्वल्स टू एल फाइनल, ध्यान से देखना। अब एल आई कितना दिया है, तो एल आई कितना हो जाएगा, मास मान लो इसका कितना है m, क्योंकि वो तो कट जाएगा, तो मास होगा m, वेलोसिटी इसकी कितनी मान ली मैंने v, है ना। और अब ध्यान से देखो, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इसकी वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट हो जाए, इस वाले कंपोनेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इसका पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, एम बी आर परपेंडिकुलर, यहाँ भी आएगा एम बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, क्लियर है कि ओके। तो मैंने लिख दिया एम बी, ठीक है ना, और आर परपेंडिकुलर कितना है, तो आर परपेंडिकुलर इनिशियली कितना है, तो ध्यान से देखो ये है आर, ठीक है ना। ये आर परपेंडिकुलर ना लिख के मैं यहाँ पे वही लगा देता हूँ यार, क्या लगा देता हूँ, एम बी कितना आर साइन थीटा ही लगा देता हूँ, ठीक है ना। इस साइड लिख देता हूँ मैं कितना, एम बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो एम बी हो गया, आर कितना है, तो आर है आर, ठीक है ना, और साइन थीटा कितना है, तो ए साइन थीटा कितना 30, तो साइन 30, क्लियर है ना। वेलोसिटी और किसके बीच का एंगल, इस आर के बीच का एंगल है ना। अब ऐसे ही एम बी आर परपेंडिकुलर, तो एम वी कितना उसने दिया हुआ है, वी बाई √3, अरे बोला हुआ है, इंटू क्या, आर परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपको हमेशा याद रखना, अगर आपने काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा है ना, मिनिमम सेपरेशन तब होगा जब इस आर और इस चार्ज की वेलोसिटी में कितना एंगल हो जाए, 90 एंगल हो जाए। वी वेक्टर में और इस आर वेक्टर में कितना एंगल हो जाए, 90 एंगल हो जाए। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चार्ज को मिलाने वाली लाइन
और इस चार्ज की वेलोसिटी में कितना एंगल हो, जब 90 एंगल हो। अरे फील करके देखो भाई, आप देखो फील करके देखो, आपको समझ में आएगा। एक चार्ज यहाँ पे ले लो Q, एक चार्ज यहाँ पे ले लो Q, ये चार्ज ऐसा जा रहा है सीधा, ऐसा जा रहा है सीधा, तो बोलो इस पूरे पाथ पे क्या इस पॉइंट पे मिनिमम सेपरेशन था कि इस पॉइंट पे मिनिमम सेपरेशन था? कहाँ पे था? या फिर इस पॉइंट पे है? तो आप बोलोगे ए, बी और सी में किस पे मिनिमम सेपरेशन है? तो आप बोलोगे बी पे। क्यों बी पे? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है ना, और आर ये है। कितना एंगल है दोनों में? 90 एंगल है। अरे भाई तभी से मिनिमम सेपरेशन होता है जब कितना एंगल होता है आर में और वी में? 90 एंगल होता है, ठीक है ना। तो मैं समझ गया भाई, मिनिमम सेपरेशन जब होगा तो इसका जो वी मान के चलो इधर है, वी मान के चलो इधर है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, और आर इधर है, ये है आर, तो इसमें टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? तो आर परपेंडिकुलर कितना हो गया? तो हमने इस आर परपेंडिकुलर को लिखा, ये डिस्टेंस क्या है? आर मिनिमम, यही तो हमको निकालनी है। अरे भाई जब भी वेक्टर में और आर वेक्टर में कितना एंगल हो जाएगा? 90 एंगल हो जाएगा। तो इनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, है ना, तो इनके बीच में कैसी डिस्टेंस होगी? मिनिमम डिस्टेंस होगी, है ना, मिनिमम सेपरेशन होगा। उस सेपरेशन को मैंने नाम दे दिया कितना? आर मिनिमम, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो कितना हो गया? एम वी कितना होगा? वी बाई रूट 3, और आर मिनिमम कितना हो गया? आर मिनिमम हो गया आर मिनिमम, है ना। और परपेंडिकुलर तो है ही, क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि कितना एंगल है? 90 एंगल है। तो v से v कट गया भाई, m से m कट गया, ठीक है ना। तो अगर मैं r मिनिमम निकालना चाहूँ तो कितना हो गया? √3, और ये हो गया 2r, r √3/2 या √3/2r, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मिनिमम सेपरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगले टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे इसी में और डीप में अगर हमको जाना है, ठीक है ना, तो बेटा आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको कंजर्वेशन, क्योंकि अभी तो क्या क्या बनता है? वी गिवन था कितना? v/√3। बट जनरली अच्छे क्वेश्चंस में, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में वी गिवन नहीं होता। फिर वी कहाँ से लेके आएंगे? तो हम लेके आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। कहाँ से लेके आते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन से, क्लियर है? क्लियर है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से लेके आएंगे, है ना। तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते नहीं, आप तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं जानते हो। तो बस आप सिर्फ इतना लिख लो, क्या? अगर दो चार्ज है, यहाँ पे एक क्या है Q, एक यहाँ पे Q1, एक यहाँ पे Q2, तो इनके बीच में जो इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कितनी होती है बेटा? ये याद रखो, वहाँ पे कितनी होती है? ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी आपकी कितनी? -g(m)m) कितना? r। यहाँ पे m g की जगह क्या आ जाएगा? के ई, m की जगह क्या आ जाएगा? Q1, m की जगह क्या आ जाएगा? Q2, और r की जगह कितना आ जाएगा? r ही आ जाएगा। बट माइनस नहीं रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन ही होता था, इसलिए माइनस लिख देते थे। यहाँ पे तो रिपल्सन होगा, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी के ई Q1 Q2 बाई r, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। देखो अभी अगर बेटा क्या हो, अभी गिवन ना हो, ठीक है ना, फिर कैसे करेंगे? ठीक है ना, ध्यान से देखना, वही करने वाले हम लोग। तो अब ये क्वेश्चन इसमें देखो वी गिवन नहीं है आपका ना, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ, क्या दिया है? देखो डायग्राम ऐसा है, डायग्राम नहीं बना, मैं बना देता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई चार्ज है, मान के चलो क्या है? प्लस Q है, ठीक है ना, ये चार्ज है इधर है, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिया उसने? r0, है ना, ये डिस्टेंस दिया उसने कितनी? r0, ठीक है ना। एक यहाँ पे चार्ज है क्या? Q0, है ना। अब ये याद रखो, इस प्लस Q से Q0 क्या बहुत ज्यादा सेपरेशन पे है, ठीक है, इतने सेपरेशन पे है कि इनिशियली कोई भी इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इस सिस्टम में, ठीक है, बहुत दूर है वो, उसने दिया हुआ है, ठीक है ना। अब भाई ये दो क्या है? चार्जेस है, ठीक है। अब इसको उसने वेलोसिटी दे दी इधर की साइड कितनी? u, ठीक है। तो अब जैसे ही इधर आएगा, इसके पास आएगा,
ये जैसे ही पास आएगा इधर की साइड तो इस पर क्या लगना स्टार्ट होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अरे होगा कि नहीं, इसकी जैसे मान के चलो इस पॉइंट पे है ये, तो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो यहाँ के बीच में जाएगा, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है ना। अब हमको पता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कब होगी इन दोनों में, सबसे कम डिस्टेंस कब होगी इन दोनों में, जब हमको पता है कि मान के चलो ये क्यू नॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और क्यू यहाँ पे है, ये लाइन जब इन दोनों को मिलाएंगे ना तो एंगल कितना बनना चाहिए, अरे हमने पढ़ा हुआ है पिछले क्वेश्चन में, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे जाके जब यहाँ पे है तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई, मिनिमम डिस्टेंस हो गई, इसको नाम देते हैं हम क्या, आर मिनिमम, ठीक है, क्लियर है ना। तो पहली इक्वेशन कहाँ से लगाएंगे, हमको पता है इस पर नेट टॉर्क क्या है, 0 है, क्योंकि मान के चलो जब इस पॉइंट पे है तो ये आर है और इधर इस पे फोर्स लगेगा, तो आर और फोर्स में कोई एंगल कितना एंगल है, 0 एंगल है, मतलब टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ, किससे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं लिखूं एल आई इक्वल्स टू एल एफ, है ना, तो होता है एम बी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर की जगह आप आर साइन थीटा भी लिख सकते हो, ये होता है एम बी आर परपेंडिकुलर, ये इनिशियल वाला है, ये पूरा फाइनल वाला है, ठीक है ना। तो एम ही मान लो इसका, ठीक है ना, वी कितनी है, तो वी है यू, और आर परपेंडिकुलर कितना है, देखो दिया हुआ है कितना है, आर नॉट है, क्लियर है ना। अब एम इसका एम ही है, वी कितना है, तो वी अब नहीं दिया है तो हमने क्या मान लिया, वी को मान लिया मैंने वी डैश, क्लियर है ना, क्या मान लिया मैंने, वी को वी डैश मान लिया, वी मान लो ना, ये तो यू है यहाँ पे, वी मान लो, है ना। ये फाइनल वी कितनी है जब इस पॉइंट पे है, तो इसमें इसकी वी कितनी है, कितनी है, वी है, ठीक है ना, ओके। आर परपेंडिकुलर कितना है, तो आर परपेंडिकुलर है कितना, आर मिनिमम, एम से एम काट दो तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू मिल गई, वी की वैल्यू मिल गई कितनी, यू आर नॉट के अपॉन में कितना बेटा, आर मिनिमम। ये वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल गई, बट हमको ये थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको आर मिनिमम चाहिए, लेकिन अननोन दो है, एक वी भी है, एक आर मिनिमम भी है। अब मैंने बताया तो आपको दूसरा अननोन कैसे हटाना है, दूसरे इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो हमको पता है कि भाई इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है ना, ओके, है ना, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ओके। तो इनिशियल अगर मैं एनर्जी लिखूँ तो है हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, और फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हो जाएगी इसकी क्या, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, कौन सी एनर्जी हो जाएगी, हाँ ये वाला तो कुछ दिक्कत नहीं है, इस वाले की दिक्कत नहीं, तो ये वाला उसने लिखा हुआ है, कैसा है ये कैसा है, फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड, ओके। तो हाफ एम बी स्क्वायर, इसके कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखेंगे, इसकी हो जाएगी कितनी, हाफ एम बी स्क्वायर, और एक और एनर्जी हो जाएगी, अभी मैंने बताया के ई क्यू क्यू नॉट भाई कितना कितना, आर मिनिमम का स्क्वायर, आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं भाई। अच्छा, अब मुझे कहने का, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ, है ना, पहले इस 2 का इधर मल्टी, चलो ऐसा कर देता हूँ, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हाफ एम, v की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, u आर नॉट के अपॉन में आर मिनिमम का बेटा क्या हो गया, होल स्क्वायर, प्लस के ई क्यू क्यू नॉट के अपॉन में कितना हो गया, आर मिनिमम का स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ कितनी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 के अपॉन में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस 2 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो इधर होगा एम यू स्क्वायर, इधर होगा कितना, एम यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लूँ मैं 1 के अपॉन में आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्यू नॉट के अपॉन में बचेगा कितना, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है बेटा यहाँ पे, है ना, अरे यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है ना, कितना होता है, सिर्फ आर मिनिमम, आर होता है सिर्फ नीचे बेटा, यहाँ पे क्या होता है, आर आर, है ना, क्यू क्यू नॉट यहाँ पे कितना हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचा 1 के अपॉन में आर मिनिमम। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 1 के अपॉन आर मिनिमम स्क्वायर की, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, देखो भाई, अब यहाँ से मैं क्या बना रहा हूँ, एम यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर 1 के अपॉन में आर मिनिमम का, 1 के अपॉन में आर मिनिमम का स्क्वायर, क्लियर है ना, प्लस क्यू क्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 के अपॉन में आर मिनिमम, माइनस का उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये वैल्यू हो गई क्या, ए वैल्यू हो गई क्या, बी ए वैल्यू हो गई क्या, सी इक्वल्स टू 0 है। तो रख देंगे हम फॉर्मूले में, 1 के अपॉन में आर मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस का क्यू क्यू नॉट
के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर क्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो 4a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है ना, ये 4 है ना, कंफ्यूज मत होना, 4 इंटू a की वैल्यू है एम यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये है किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू ये है, तो माइनस का एम यू स्क्वायर अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है एम यू स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अब आर मिनिमम निकालना है तो पलटा दो, तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, हो जाएगा 2 एम यू स्क्वायर के अपॉन में आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये वाला तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मैं माइनस का साइन ले लूंगा तो आर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन लूंगा मैं, प्लस का है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ पहले प्लस करके, कितना हो गया क्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया बेटा स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया 4 एम स्क्वायर यू की पावर 4 और आर नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या बचा माइनस का ए माइनस का क्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर, समझे ना। इस तरीके से हम आर मिनिमम निकाल सकते हैं ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, ठीक है ना, आपको सब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर देखो सारे वेरिएशन करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक वेरिएशन हमने ले लिया जिसमें क्या वी गिवन था, फिर इसमें वी गिवन नहीं था। अब एक ऐसा ले लेते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों ही जीरो हो जाए, है ना, समझ में आ रहा है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ना हो पाए, वो वेरिएशन भी ले लेते हैं। देखो जरा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, तो बेटा अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखो जरा यहाँ पे क्या दिया है बेटा, एक चार्ज दिया है क्यू एम, एक और चार्ज दिया है यहाँ पे कितना क्यू एम। अब ये वेरी लार्ज डिस्टेंस दी उसने, वेरी लार्ज डिस्टेंस, क्लियर है, थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा मैं। अब अगर हम फील करें तो होगा क्या एक्चुअल में, और ये वाला रेस्ट में है ना, बट ध्यान रखना रेस्ट का मतलब ये नहीं है फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड है ना, नॉट फिक्स्ड, क्लियर है ना। अब फील करें तो होगा क्या एक्चुअल में, जब ये वाला, एक्चुअल में जब ये वाला, ठीक है ना, डायग्राम नहीं बना मैंने बना दिया है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब बोले कि जब ये वाला क्या जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, इसमें इधर की साइड वेलोसिटी दी है उसने कितनी यू, ये वाला जब इधर जाएगा तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसकी वजह से इधर रिपेल होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इधर की साइड बढ़ेगी क्योंकि ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, क्लियर है ना। अब हमने हेड ऑन कोलिजन में पढ़ा हुआ है बेटा, है ना, दो ब्लॉक जब ऐसी सिचुएशन में होते थे, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में किया है ना, कब उनमें मिनिमम सेपरेशन होता था, जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती थी, सेम हो जाती थी बेटा, है ना, एक और एक दूसरा, है ना। तो यहाँ पे है क्यू एम, ये आर मिनिमम कब होगा, आर मिनिमम कब होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, इसका यू दिया है 0, है ना, इसका यू कितना यू है, आर मिनिमम 0 हो जाएगा, और v2 कितना हो जाएगा v, और v1 भी कितना हो जाएगा, v1 भी कितना हो जाएगा v। इस सिचुएशन में क्या होगा, इनमें आर मिनिमम होगा, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखें, अगर हम क्या टॉर्क की बात करें ना, तो अगर मैं देखूं तो इस चार्ज के कारण इस पर टॉर्क क्या है 0, इस चार्ज के कारण इस पर भी टॉर्क क्या है 0, ठीक है ना, क्लियर है ना। अगर मैं इस सिस्टम पे टॉर्क की बात करूं तो सबकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्यों, क्योंकि बेटा जब आप मान के चलो इसका टॉर्क है, इस पर आप टॉर्क मान लोगे कितना है 0 है, क्योंकि इधर ही जाएगा हमेशा और फोर्स इधर ही लगेगा, बट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी इधर है और आर भी यही है, आर और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ गया, तो आर परपेंडिकुलर है ही नहीं कुछ, तो पूरा एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसको आप एंगुलर मोमेंटम से नहीं जा सकते अब इस क्वेश्चन को आप, ठीक है ना, है ना। जब कैसे दे दिए, सेम लाइन में दे दिए, है ना, हेड ऑन कोलिजन टाइप दे दिया उन्होंने, तो अब क्या करेंगे, तो अब कैसे जाएंगे बेटा, देखो अब जाएंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, क्योंकि एफ नेट क्या है, एफ नेट सिस्टम पे क्या है 0 है। अरे भाई जितना फोर्स ये वाला इस पे लगा रहा उतना ये वाला इस पे लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया, ठीक है ना। अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो भाई अगर मैं बोलूं एंगुलर मतलब मोमेंटम बोलूं, है ना, पी आई इक्वल्स टू क्या होगा पी एफ, लेकिन याद रखना पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो इसका कितना है एम यू है ना, इसका कितना एंगुलर मोमेंटम है 0।
अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम बात करूँ तो इसका हो जाएगा एम बी और इसका भी हो जाएगा कितना, दोनों का एम बी। तो v इक्वल्स टू आ गया कितना बेटा, m से m काट दो u/2, तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो गई u/2। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, वहीं से, कहाँ से, एनर्जी कंजर्वेशन से, तो लगा दो। अब क्या लगा देंगे इसमें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है, और फाइनल देखो हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी भी और इसकी भी, तो कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना, प्लस के ई क्यू स्क्वायर बाई कितना, आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो हो गया कितना, हाफ एम यू स्क्वायर, और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो एम बी स्क्वायर है, बट वी की वैल्यू रखूंगा कितना, तो हो जाएगा कितना, -1/4 एम यू स्क्वायर, अरे मैंने वैल्यू रख दी u/2, वी की वैल्यू, ठीक है ना, इक्वल्स हो गया के ई क्यू स्क्वायर के बाई अपॉन में आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको इधर सॉल्व करूंगा, कितना हो जाएगा, 1/4 एम यू स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर के अपॉन में आर मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है, आर मिनिमम का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ना, सॉरी, आर मिनिमम का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या, सिर्फ आर मिनिमम बेटा, यहाँ पे क्या, आर मिनिमम ओनली, यहाँ पे क्या, आर मिनिमम ओनली है ना। तो 4 से 4 कट गया, तो आर मिनिमम को इधर ले जाओ, तो कितना होगा, क्यू स्क्वायर के अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, ओके, ठीक है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, देखो अभी किस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, हम वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं हम, किसके, वेक्टर फॉर्म के और कर लेते हैं, ठीक है ना, जो हमारा लास्ट बचा है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन अच्छे करवाऊंगा आपको, वहाँ पे क्या जेईई मेंस वालों हमने लेंथी क्वेश्चंस नहीं किए थे ना, क्यूब वगैरह वाले नहीं किए थे। जनरली क्या होता है बेटा, वेक्टर फॉर्म यूज करनी पड़ती है जब 3 डायमेंशनल बॉडी आ जाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जाए, क्योंकि उससे इजी पड़ता है, क्योंकि एंगल निकालना बहुत टफ हो जाता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ मैं, अच्छा आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्विंग problems related with vector form। क्वेश्चन 1 ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे इस तरीके से कोई भी हमको क्या दिया है, क्यूब दिया है, ठीक है ना। तो सभी जगह हर कॉर्नर पे क्या रखे, एक चार्ज रखा है क्यू मैग्नीट्यूड का, है ना। नाम दे दे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ऐसा नाम दिए मैंने, ऐसा फिर ऐसा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है हमको बेटा, नाम दे दिया हमने, हमको चार्ज दिया, साइड दी हुई है सारी, कितनी, ए साइड है, सारी साइड कितनी, ए, ठीक है ना, क्यूब है, बराबर साइड है। अब बोल रहे हैं क्या, फाइंड F1 नेट, यानी 1 पे, यानी यहाँ पे जो चार्ज है ना क्यूब, इस पे नेट फोर्स पूछ रहा है। अब देखो, अब एंगल निकालने की कोशिश करो आप, यहाँ से इस पे फोर्स इधर लगेगा, यहाँ से इधर फोर्स लगेगा, यहाँ से इस पे कैसा लगेगा, इधर, मतलब इस कॉर्नर से इधर, यानी एंगल निकालने में आपको समझ में आ जाएगा, बहुत दिक्कत होगी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत टफ हो जाएगा एंगल निकालना, ठीक है। फिर एंगल निकाल के फिर सॉल्व करना, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमेशा किस तरीके से सॉल्व करना है, वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना है, जब भी 3D आपको शेप मिले, ट्राई करो वेक्टर से करो, वेक्टर से ही पड़ेगा, ठीक है जनरली, ओके। तो अब बहुत इजी है वेक्टर से, तो F1 नेट कितना हो जाएगा, F1 नेट वेक्टर हो जाएगा कितना बेटा, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर प्लस F16 वेक्टर प्लस F17 वेक्टर प्लस F18 वेक्टर, ये हो जाएगा। अरे सारे के सारे इस पर फोर्स लगाएंगे ना, अब सबका फोर्स निकाल लो अलग अलग और यहाँ पे रख दो, ठीक है। जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ किसका बेटा, F12 वेक्टर का फॉर्मूला लिखना चाहूँ, तो F12 वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, के ई Q1 Q2 के अपॉन में R की पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R की पावर 3 होता है, ध्यान रखना। F13 वेक्टर लिखना चाहूँ, ऐसे हम जानते हैं के ई Q1 Q2 R की पावर 3 और R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। अब यहाँ पे हमको क्या है, के ई कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं Q1 Q2 जानते हैं, R भी हम निकाल लेंगे। मैंने R1 वेक्टर R2 वेक्टर निकाल लो, आपका काम हो गया, R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3 वेक्टर निकाल लो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है,
मैं सारी वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, ये सारी वैल्यू निकाल देता हूँ, आपको क्या करते रहना, सॉल्व कर लेना फिर उसको, ठीक है ना। F12 की निकाल देता हूँ, F13 की फिर आप यहाँ पे रख के उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ध्यान से देखो जरा, अब ये निकालने के पहले R1 वेक्टर R2 वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, किसके, सारे पॉइंट के, ठीक है ना। जैसे R1 वेक्टर निकालना है तो R1 वेक्टर क्या होगा, 1 का पोजीशन वेक्टर, पहले उसके कोऑर्डिनेट तो पता हो, तो हमेशा जब भी क्यूब हो तो आप ये नीचे ये जो अंदर दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या माना करो, ओरिजिन माना करो, 0,0,0 ये 7 पे मानो ओरिजिन, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब 7 पे आपने ओरिजिन मान लिया, हमेशा यहाँ पे अंदर वाले कॉर्नर जो होता है वहां पे ओरिजिन माना करो, ठीक है, क्योंकि वहां से क्लियर दिखता है। देखो ये शेप है, आप ये ऊपर और यही के यही नीचे, यहाँ वाला ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये देखो इस तरीके से है, यहाँ वाला कॉर्नर है ना, यहाँ वाला कॉर्नर, ये देखो इस पे क्या माना है आप लोगों ने, ओरिजिन माना है, ठीक है, ये देखो पीछे वाला साइड, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं पहले 1 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी, तो देखो 1 ये है ना। अब अगर आप फील कर पा रहे हो तो ये देखो आगे वाला फेस है, एक पीछे फेस होता है, एक आगे वाला फेस है, आगे वाला फेस है और पीछे यहाँ पे क्या है, ये आगे वाला फेस है और इधर रखा है, तो इसमें क्या है, जेड है, एक्स भी है और ऊपर भी है, यानी वाई भी है, यानी इसमें तीनों है 1 में, ए कॉमा ए, ठीक है ना, तीनों कोऑर्डिनेट है इसमें, है ना, मतलब एक्स में भी ये दूर है, वाई में भी ये दूर है, जेड में भी ये दूर है, ठीक है। जल्दी जल्दी 2 का निकाल लेता हूँ मैं, तो देखो 2 पीछे वाले पे है, मतलब जेड तो इसमें होगा नहीं, इसमें क्या है, एक्स है और क्या है, वाई है, तो कितना है, ए कॉमा 0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 के क्या होगा, ए कॉमा ए, 2 के क्या होगा, ए कॉमा 0, कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा 3 पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी, 3 के कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से, तो इसमें क्या है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स भी नहीं है और बाहर भी नहीं है ना, तो 3 में क्या हो जाएगा बेटे, जल्दी जल्दी 0,a,0। अब जल्दी से जाओ 4 का कोऑर्डिनेट लिख दो भाई, 4 कहाँ पे, ये है 4, ठीक है ना, तो ये देखो ए वाले सरफेस पे, यानी इसमें जेड है, ठीक है, और ऊपर भी है, यानी इसमें क्या है, वाई भी है, बट इस 7 और किसके, 7 के बिल्कुल सामने ही है, तो एक्स नहीं है इसमें, ठीक है ना, आपको फील करना पड़ेगा ये, ठीक है, 3D शेप है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसमें कौन कौन से हैं, वाई है इसमें, जेड है इसमें, बट क्या नहीं है, एक्स नहीं है, ठीक है ना, तो x 0 हो गया और a, क्लियर है ना। अब ऐसे ही 5th पे आ गए हम, 5th पे कहाँ है, ये वाला है 5th, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो इसमें z है ना, 5th में क्या है, z है इसमें, ठीक है ना, इसमें और क्या है, x भी है इसमें, बट क्या नहीं है, y नहीं है, क्योंकि नीचे वाले प्लेन पे है, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, a x है 0, y नहीं है और a z भी है। अब ऐसे ही आता हूँ मैं कहाँ पे, 6 पे, तो ध्यान से देखो 6 में क्या है, x है ना, y नहीं है और क्या, z भी नहीं है, तो 6 में क्या है, a, 0,0। अब ऐसे आता हूँ 7 पे, तो 7 कहाँ है भाई, ये, तो 7 का तो है पता है क्या, 0,0,0। अब बचा 8 और लास्ट, 8 के कोऑर्डिनेट देखो बाहर की तरफ, z है इसमें, ठीक है ना, x नहीं है, y भी नहीं है, तो 0,0,a, देखो 0,a,0 भी आ गया, 0,0,a भी आ गया, है ना, और a,0,0 नहीं आया कहीं, a,0,0 नहीं, a, यानी x पे हो, 6 देखो, अच्छा 6 का बेटा यहाँ पे क्या है, देखो 6 पे क्या है, ये वाला x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट थोड़ी है 6 में, 0, और z कोऑर्डिनेट भी नहीं है भाई, इसी लाइन पे गलती से लिख दिया है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो ऐसे चेक कर लिया करो, देखो a एक बार बीच में आ गया, आगे आ गया, पीछे भी आ गया, ठीक है ना, एक बार 0,0 भी आ गया, देखो एक बार 2 a पीछे a, आगे a, एक आगे एक पीछे और एक तीनों ही, ठीक है ना, यानी हमारे लगभग लगभग कोऑर्डिनेट सही है, ठीक है ना, लिख लिया हमने। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, के ई Q1 Q2 R की वैल्यू, तो ध्यान से देखो 1 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू है, a, और R1 माइनस R2, ध्यान से देखो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप, और माइनस R2 यानी कितना, ai कैप प्लस aj कैप माइनस 0 के कैप, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ ak कैप बचेगा, ak कैप, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब ऐसे ही 1 3 में निकाल रहा हूँ, तो के ई, अच्छा Q1 Q2 तो Q है ना, तो Q स्क्वायर लिख दूँ डायरेक्ट, तो यहाँ भी Q स्क्वायर अपॉन में, और यहाँ पे क्या बेटा a की पावर 3 है ना। अब ध्यान से देखना R यहाँ से यहाँ तक, तो ये वैल्यू कितनी, देखो एक ही प्लेन है ना ये, तो ये a है, a भी a है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, a रूट 2 हो जाएगी, ठीक है ना, तो a रूट 2 का पावर क्यूब, है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखो 1 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और क्या बचेगा, k बचेगा, है ना, y वाला क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a i कैप प्लस a
ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ऐसे ऐसे मैं जल्दी जल्दी सारे निकाल देता हूँ, फिर आप लोग क्या करना है, इन सबको कहाँ पुट कर देना, सिर्फ इसमें पुट कर देना, इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, और ऐड कर देना, आई का आई के एक साथ और जे के एक साथ, के एक साथ, आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या, F14 वेक्टर बेटा, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा के क्यू स्क्वायर। अब पहले आर देख लेते हैं कितना है, देखो 1 से 4 तक कितनी है, ए है, तो ए की पावर 3, ठीक है ना, ए की पावर 3। अब ध्यान से देखो 1 में से 4 को माइनस करना है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचेगा, यानी ए आई क्या बचेगा। अब ऐसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F15 वेक्टर, तो के क्यू स्क्वायर आर देख लेते हैं, ध्यान से देखो 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में कितना है, सिर्फ ए है, तो ए की पावर क्यू। और अब यहाँ पे ध्यान से देखो 1 से 5 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला बच जाएगा सर, कौन सा, ए जी पे, क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे ही मैं अगर बोलूँ F16 वेक्टर अगर बोलूँ बेटा, ठीक है ना, तो के क्यू स्क्वायर, तो देखो 6 ए है, तो ये वाले साइड पे, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, a√2 हो जाएगी, तो a√2 का होल क्यूब, और 1 माइनस 6 करना है, तो ये 3, और इसमें क्या है, सिर्फ ए वाला है, तो ये दो पीछे वाले बच जाएंगे, क्या, ए जे कैप प्लस ए, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F17 वेक्टर, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? ओके, नहीं दिख रहा तो सुनते जाना क्या बोल रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर, अब 1 और 7, तो अब ध्यान से देखना, ये देखो मेन डायगोनल है, ये पीछे है और ये पूरा आगे है, मतलब समझ में आ रहा है? अगर इस तरीके का क्यूब है आपका, इस तरीके का, यहाँ पे है कौन, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, ये मेन डायगोनल है, और मेन डायगोनल हम जानते हैं कितनी होती है, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल कितनी होती है क्यूब में, a√3, क्लियर है ना? तो कितना आ गया, a√3 का होल क्यूब, और यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, 1 माइनस 7 कर रहा हूँ, तो 1 माइनस 7 यानी पूरा का पूरा ही बच जाएगा, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F18 वेक्टर, तो के क्यू स्क्वायर, अब देखो जरा, अब ये है 8 है ना, तो ध्यान से देखो एक ही फेस पे ये दोनों, अरे 1 और 8 एक ही फेस पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डायरेक्टली, a√2, तो a√2 का होल क्यूब, और 1 माइनस 8 करूंगा, तो ध्यान से देखना ये दोनों बच जाएंगे, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए आई कैप बचा प्लस ए जे कैप बचा, ठीक है ना? तो ए आई कैप आ गया एक में ए जे कैप आ गया, ठीक है ना, क्लियर है ना? एक ए कैप कहीं पे नहीं आया, हाँ ये एक कैप भी आ गया, एक में आई के आ गए, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जे के आ गए, और यहाँ पे आई जे आ गया, और एक में तीनों आ गए, ठीक है ना, यानी सही है, कैलकुलेशन सही है। अब इन सारी वैल्यूज को आप कहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, आई आई के एक साथ जोड़ दोगे, जे के एक साथ जोड़ दोगे, के एक साथ जोड़ दोगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से लेंथी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ध्यान से रखना, याद रखना बेटा, वेक्टर के प्रॉब्लम कब, वेक्टर फॉर्म कब यूज करनी है, जनरली जब 3D में हो या फिर वेक्टर में ही आंसर के बनो सारे, ठीक है ना? ओके, अब ध्यान से देखो, स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बेटा, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन में ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम टू सेम क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना? तो अभी इस क्वेश्चन को जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे याद रखो कैसे करना है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं, किस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, देखो इक्विलिब्रियम निकालना, लेकिन गिवन क्या क्या, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे इस तरीके से है क्या, इधर एक्स है मान के चलो, है ना, जो भी मानना है, कुछ मत मानो, ठीक है ना? यहाँ पे ओरिजिन है, बस यहाँ पे ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन है, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, ठीक है ना? अब ये दोनों बोल रहा है कि अब इन दोनों के बीच में एक चार्ज रखें, जिससे क्या हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए, फिर दोनों चार्ज किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है ना? दोनों चार्ज बोलो, ये थर्ड चार्ज कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, बट ये डिस्टेंस उसने दी ही नहीं, ये डिस्टेंस देता तो हम निकाल लेते मैग्नीट्यूड फॉर्म से इजीली, बहुत आसान हो जाता। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम इन वेक्टर फॉर्म है ना, इक्विलिब्रियम इन वेक्टर फॉर्म है ना, वेरी वेरी आई एम, इक्विलिब्रियम इन वेक्टर फॉर्म।
तो वेक्टर फॉर्म से ही इसको रीच करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने दो चीजें दे दी। इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया कितना r1 वेक्टर q1 का, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया q2 का कितना r2 वेक्टर, है ना। और बोल रहा है q3 का पोजीशन वेक्टर बताओ जिससे q3 इक्विलिब्रियम में हो जाए या फिर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। q3 का मैग्नीट्यूड भी बताओ, है ना। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मुझे पता है Q3 कहाँ रखना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है Q3 यहाँ कहीं बीच में रखना पड़ेगा। मैंने मान लिया Q3 यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है ना। रखा तो इसका पोजीशन वेक्टर आ गया कितना, ये हो जाएगा कितना R3 वेक्टर, जो कि गिवन नहीं है। गिवन क्या क्या R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, Q1 Q2 इतना ही गिवन है बस। मेन दिक्कत ये है कि ये गिवन नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक। ये गिवन होती तो हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड फॉर्म से कर देते बेटा, है ना। इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो अब कैसे अप्रोच करना है देखो। तो पहले आप बोलोगे भाई सर ये तो बहुत आसान है, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, फोर्स को क्या कर दो, अरे इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, हम जानते हैं। मतलब कि इस पे अगर मैं बोलूँ तो इधर की साइड लगेगा क्या F3 1 वेक्टर, और इधर की साइड लगेगा F3 2 वेक्टर, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। या इन दोनों का सम अगर मैं बोलूँ F3 1 वेक्टर प्लस F3 2 वेक्टर का सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होने के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, एक इक्वेशन हमको मिल गई है बहुत आसानी से, है ना। अब देखो जरा इसमें वैल्यू रख देते हैं जरा। F31 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो F31 वेक्टर हो जाएगा Ke Q3 Q1 और यहाँ पे R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के अपॉन में R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड की पावर 3। क्लियर है कि नहीं। अब ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कितना बेटा, Ke Q3 Q2 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के अपॉन में R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड की पावर क्यूब इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो बहुत सारे बच्चों का अरे सर ये तो हो ही गया, R3 वेक्टर निकालना है ना, R3 वेक्टर निकालना है हमको, ठीक है ना, निकल जाएगा, ये सब तो गिवन है, सारी चीजें गिवन है। तो समझ में आया Q3 गिवन नहीं। अरे सर Q3 का क्या है, आप उस साइड ले जाओ, Q3 उस साइड ले जाओ, तो देखो उस साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, Q3 से Q3 कटने वाला है, Ke से Ke कटने वाला है, आंसर आ तो गया भाई डायरेक्ट। क्यों? क्यों Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, सब कुछ गिवन है। नहीं बेटा सब कुछ गिवन नहीं है, ये चीजें गिवन नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है। अरे ये क्या है, R3 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड। ये चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड, जो कि गिवन नहीं है। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला। तो एक इक्वेशन और लानी पड़ेगी। तो इसमें एक इक्वेशन तो ये हो गई, क्या हो गई, Q3 को साइड ले जाके काट दो तो ठीक है, तो बन गया कितना Ke Q1 R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के अपॉन में मॉड का R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की होल पावर 3। Ke को भी काट दो, ठीक है ना, उसको उस साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का Q2 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के अपॉन में मॉड का R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की होल पावर 3। क्लियर है ना, ये तो समझ में आ गया। मैं इसको एक को उस साइड ले गया, है ना, और Q3 से Q3 को काट दिया, Ke से Ke को काट दिया, ठीक है ना। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हमको क्या नहीं है, ये पता नहीं है, दोनों चीजें ये। तो अब एक इक्वेशन ऐसी लानी है कि इन दोनों को मतलब हट जाए, ये दोनों हट जाए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, या इनकी वैल्यू निकल जाए किसी भी तरीके से, हमें बस यही करना है, आप क्वेश्चन और कुछ नहीं करना। तो अब इसके लिए याद रखो, याद रखना हमेशा ना, इक्वेशन 1 यहाँ से आएगी पहला, और दूसरा क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। आप चाहो तो यूनिट वेक्टर भी इक्वल कर सकते हो, है ना, माइनस लगा के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी, लेकिन सबसे ये तरीका है मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। आप देखो ध्यान से, मुझे पता है जितना F31 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही किसका होना चाहिए, F32 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तभी तो ये किसमें आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। क्लियर है ना। तो F31 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो भाई, F31 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैंने लिखा Ke Q3 Q1 के अपॉन में ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड, है ना। क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्लियर है ना। ऐसे यहाँ पे Ke Q3 Q2 और यहाँ पे R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। Q3 से Q3 कट गया, Ke से Ke कट गया। अब ध्यान से देखो, हमें इन दोनों की वैल्यू मिल रही है, देखो इन दोनों में रिलेशन आ रहा है, यहाँ से Q1 Q2 के टर्म में सब कट गया बाकी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस वैल्यू को उस साइड ले जाऊं, ठीक है ना, या एक काम करूं, इस वैल्यू को कहाँ ले आऊं, इस वैल्यू को इधर ले आता हूं, तो देखो R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के अपॉन में R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड की होल पावर कितना 2, है ना।
इक्वल्स टू मिल गया Q2 अपॉन में कितना Q1 को इधर ले गए, तो ये मिल गया हमको। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही बना लेते हैं। कैसे बनेगा, मैं दोनों साइड किसका, इस वैल्यू का क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इस वैल्यू का क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अरे इस वैल्यू का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना। इस पूरी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड, इस साइड और इस साइड, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या बना, Q1 R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये पूरा कट गया, इक्वल्स टू, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस Q2 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे, तो R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब है, और यहाँ पे क्या है, R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब है। तो पूरे का क्या बन गया, होल क्यूब। क्लियर है कि नहीं, समझ आया मैंने क्या बना लिया, ये बना लिया है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे ये वैल्यू है कि ये वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको अगर हटा दूं, इसको मैं हटा दूं स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे R3 माइनस R1 है ऊपर, यहाँ पे ये नीचे, तो उल्टा कर रहा हूँ, अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। रख दूं मैं वैल्यू, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्या हो गया भाई, ये हो गया Q1 R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस Q2 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 नहीं, Q1 अपॉन Q2, देखो उल्टा है ना। Q1 अपॉन Q2 की पावर 2, और यहाँ से कितना है, सॉरी, की पावर 1/2, और यहाँ से 3, तो कितना हो गई, पावर 3/2। तो Q1 अपॉन Q2 की पावर कितनी हो गई, 3/2। क्लियर है ना। तो यहाँ से मैंने लिखा Q1 R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यहाँ पे मैंने लिखा माइनस Q2 R3 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, तो अगर मैं इसको करूंगा सॉल्व, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अंडर रूट Q1 अपॉन Q2, और इनटू क्या लिख सकता हूँ, Q1 अपॉन Q2। तो देखो Q2 से Q2 कट गया, Q1 से Q1 कट गया, तो यहाँ पर बन गया भाई, इस अंडर रूट Q2 को इधर ले जाओ, तो आ गया अंडर रूट Q2 R3 वेक्टर माइनस अंडर रूट Q2 R1 वेक्टर। तो यहाँ पे अंडर रूट Q1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, अंडर रूट Q1 R3 वेक्टर माइनस अंडर रूट Q1 R2 वेक्टर। क्लियर है ना। अब R3 वेक्टर निकालना है, इनको एक साइड कर लो, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने भाई, हाँ ये माइनस का साइन है बेटा, है ना। तो यहाँ पे होगा माइनस, और यहाँ पे होगा क्या, प्लस। तो इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है, इसको इस साइड ले जाओ। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, R3 वेक्टर कॉमन आ गया, क्या बचा, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 बचा। इसको उस साइड ले जाओ, तो क्या बन गया, अंडर रूट Q1 R2 वेक्टर, और इस साइड जाके प्लस का अंडर रूट Q2 R1 वेक्टर, ठीक है। इसको नीचे डिवाइड कर दो, कितना हो गया, अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q, ठीक है। तो दिस इज द R3 वेक्टर। अरे R1 वेक्टर गिवन था, R2 वेक्टर गिवन था, Q1 Q2 दोनों भी गिवन थे, ठीक है ना।